गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। BA द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे प्रतिनिधि विचारक प्लेटो का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम प्लेटो की विभिन्न अवधारणाओं को ले रहे हैं। आज हम प्लेटो के विचारों का और फांसीवादी विचारधारा के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, एक हमारे राजनीतिक विद्वान या विचारक कार्ल पॉपर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमल, जिसको 1945 में लिखा था। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्लेटो, हीगल, मार्क्स, इन सभी को हम फांसीवादी विचार कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी व्यक्तियों की तुलना में राज्य पर बल देते हैं, अर्थात राज्य को सर्वोच्च मानते हैं और राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं, कर्तव्य पालन को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये बात है किसमें शामिल होती है? फांसीवाद में। और यही बात हमें प्लेटो में दिखती है। इसलिए क्या प्लेटो को हम फांसीवादी विचारक कह सकते हैं? इस टॉपिक को आज समझना है। कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेटो और फांसीवाद के मध्य तुलनात्मक संबंध को स्पष्ट कीजिए, तो आपको इस टॉपिक को आज समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न पैदा होता है कि ये फांसीवाद होता है क्या? फांसीवाद से क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले मैं आपको फांसीवाद स्पष्ट करता हूं, आप समझिए। देखिए, फांसीवाद एक प्रकार से उग्र मानवता विरोधी आंदोलन है। उग्र मानवतावादी विरोधी आंदोलन है और इसकी जो स्थापना है अपन देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का या प्रथम विश्व युद्ध के जो मध्य का जो काल है, इटली और जर्मनी, इटली में मुसोलिनी ने और जर्मनी में हिटलर ने की थी। ठीक है, हिटलर ने जो फांसीवाद का जो कठोर रूप लागू किया वो नाजीवाद कहलाया, जिसमें प्रजातीय सर्वोच्चता पर बल दिया था। ध्यान रखना, प्रजातीय, एक मतलब नस्ल को सर्वोच्च मानना, प्रजातीय आधार पर एक प्रकार डिफरेंस करना। तो जो हिटलर तो स्पष्ट कहते थे कि विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो है जर्मन नस्ल, जिनकी आंखें नीले कलर की, वो सबसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। प्रजातीय सर्वोच्चता पर बल देते हैं। और दूसरा, आप ये समझना है कि फांसीवाद अपने आप में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। इसमें कोई अपने आप में कुछ सिद्धांत या यूं उसको प्रॉपर ढंग से आइडियोलॉजी को आप कंसेप्ट दें, ऐसी भी बात नहीं है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि हाँ, इन बातों पर फांसीवाद में बल दिया जाता है। तो देखो, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं एक एक कि जो भी फांसीवादी राज्य होगा या इन बातों में जो यकीन करता है वो सबसे पहले करता है युद्ध का समर्थन, युद्ध को सर्वोच्च मानता है। इसलिए मुसोलिनी कहते थे कि जो नारी है, जो महिला है, उसका मूल लक्षण मातृत्व है, परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों को लाड प्यार देना, घर के अंदर रहना। और राज्य का जो मूल लक्षण क्या है? युद्ध। नारी का मूल लक्षण मातृत्व होता है, उसी प्रकार से राज्य का मूल लक्षण क्या है? युद्ध है। ठीक है। दूसरा, प्रचार पर बल देता है। किस प्रकार का? कि वो कहते हैं कि हिटलर कहते हैं कि यदि किसी झूठ को अगर 100 बार भी बोलेंगे ना तो वो सच हो ही जाता है। किसी भी बात को आप 100 बार, भले वो झूठ है लेकिन उसको 100 बार बोलेंगे तो वो सत्य में तब्दील हो जाती है। ऐसा उनका यकीन था, ऐसा उनका विश्वास था। ठीक है। दूसरा, वो निगमित राज्यों का समर्थन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात होती है। सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर बल दिया जाता है। ठीक है। और दूसरा, इसमें आदर्शवाद का समर्थन किया जाता है। ठीक, आदर्शवाद कैसे? वो मतलब हीगल से इस मामले में प्रेरित है। वो क्या कहते थे कि राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। हमारा साध्य क्या है? राज्य है। इसलिए राज्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, परंपरावाद का समर्थन करते थे। परंपरावाद का क्या समर्थन करते हैं? एक विचारक है
ट्राटिस्की कहते थे, उससे वो प्रभावित थे कि ये जो जर्मन परंपरा है वो सर्वोच्च है, जर्मनी की जो परंपरा है वो सर्वोच्च है, ठीक है। और दूसरा, आपने हर्बर्ट स्पेंसर की बात सुनी होगी, डार्विनवाद की बात सुनी होगी, तो ये सामाजिक डार्विनवाद का समर्थन करते हैं। क्या कहते हैं सामाजिक डार्विनवाद? सामाजिक डार्विनवाद में क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि वो इससे, जो हिटलर है उससे प्रभावित होकर योग्यता या योग्यताधारी, योग्यतम की विजय, जो योग्य होगा वो विजय होगा, जो अयोग्य होगा वो हार जाएगा। इसलिए योग्यतम की विजय पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं, जैसे डार्विन देते थे, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर देते थे। बात स्पष्ट है। दूसरा, ये तर्क बुद्धिवाद पर सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि तर्क बुद्धिवाद का विरोध जताते हैं। हिटलर पेरेटो से प्रभावित होता था, और पेरेटो का क्या कथन था कि अगर हम आस्था रखें तो पर्वतों को भी हिला दें, आस्था रखें तो पर्वतों को भी हिला दें। और तर्क बुद्धिवाद व्यक्ति को नष्ट कर देता है, इसलिए हर बात में तर्क लगाना एक न्याय संगत नहीं है। आप आस्था रखिए, सब कुछ होगा। इसलिए हिटलर कहते थे, विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और संघर्ष करो, जीत आपकी होगी। क्या कहते थे? विश्वास करो, आज्ञा पालन करो और संघर्ष करो। तो ये जो इस प्रकार जो बातें होती हैं वो प्राय किस में शामिल की जाती है? फांसीवाद में। आशा कर रहा हूँ आपको फांसीवाद अब समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि ये युद्ध का समर्थन करते हैं, प्रचार पर बल देते हैं, आदर्शवाद का समर्थन करते हैं, परंपरावाद का समर्थन करते हैं, डार्विन, सामाजिक डार्विनवाद पर बल देते हैं, तर्क बुद्धिवाद का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार के जो विचार या विचार पर बल देते हैं वो फांसीवादी विचारक प्राय माने जाते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि फांसीवाद क्या है। अब समझना आपको ये है कि पहले तो अपन देखते हैं कि दोनों में समानता क्या क्या है, प्लेटो और फांसीवाद में समानता क्या क्या है। तो दो देखो, प्लेटो भी कहते हैं और फांसीवाद भी कहता है कि हमेशा अपने देश के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए, अपने राज्य के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए। दूसरा, ये दोनों ही प्रजातंत्र के विरोधी हैं। क्यों? फांसीवाद तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। और ये क्योंकि प्लेटो ने, मैं आपको पहले वाले उनकी अलग अलग अवधारणाओं में स्पष्ट किया था कि प्लेटो ने अपने जन्म के कुछ वर्षों के बाद, जब वहाँ पर एथेंस में लोकतंत्र का एक प्रकार से सर्वनाश होते अपनी आंखों के सामने देखा, और ऐसे आतताइयों का शासन देखा जिससे उनका लोकतंत्र पर यकीन ही उठ गया। इसलिए दोनों ही क्या है, प्लेटोवाद भी कहता है, फांसीवाद भी कहता है कि प्रजातंत्र के विरोधी। ये राज्य की सर्वोच्चता पर बल देते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई स्थान नहीं है। इसलिए प्राय फांसीवादी राज्यों में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्पष्ट नहीं होता है या उल्लेख नहीं होता है। वो राज्य को सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता देते हैं कि राज्य हैं तो आप हैं, राज्य नहीं तो आप भी नहीं। बात स्पष्ट हुई, ठीक है। दूसरा, राज्य के हितों के लिए व्यक्ति के हितों की आहुति, मतलब अपने हित किसके साथ जोड़ने हैं? राज्य के साथ। तो दोनों, प्लेटोवाद भी कहता है, फांसीवाद भी कहता है कि व्यक्ति के हित किस में समाहित है? राज्य के हितों में। और जो अपना नेता है, अपना जो शासक है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, बुद्धिमान है। उसकी आज्ञा का पालन करते रहो, उसकी आज्ञा का पालन की कभी भी मतलब खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, अवज्ञा नहीं करनी है। जैसा अपने राष्ट्र प्रभु का, राष्ट्र के नेता का जो आदेश है, शासक का जो आदेश है, उसको स्वीकार कीजिए। ये बात उन्होंने स्पष्ट की, ठीक है। दूसरा, दोनों का कुलीन तंत्र में विश्वास है। कुलीन तंत्र मतलब जो समाज के सर्वश्रेष्ठ बुद्धि संपन्न व्यक्ति हैं वही शासन अच्छे ढंग से चला सकते हैं। तो दोनों का विश्वास है, ठीक है। मनुष्य को तो इतने ही बताया कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने कर्तव्यों को उनका जैसा उल्लेख है ऐसा आप अपने जीवन में पालन करते रहो। अधिकारों की मांग मत करो, कर्तव्यों का पालन करो, बस, ठीक है। दूसरा, राज्य द्वारा संचालित शिक्षा योजना का उन्होंने पूरा समर्थन किया। राज्य जो शिक्षा देता है, जैसे भी शिक्षा दे रहा है, आपको ग्रहण करना है, इसके अलावा आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि प्लेटो है वो फांसीवाद का पिता है। मतलब फांसीवाद के बारे में जिस प्रकार से जो मूल भाव प्रकट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? हमें प्लेटो में। इसलिए फांसीवाद के पिता के नाम से भी प्लेटो को जाना जाता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के प्लेटोवाद और फांसीवाद में जो अंतर है उसको स्पष्ट करेंगे। ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्लेटोवाद है वो फांसीवाद से अलग है।
मतलब फांसीवाद और प्लेटोवाद में क्या मूलभूत अंतर है, इसको समझने का प्रयास करें। हमने समानताएं देखी और अब असमानता देखने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो को फांसीवाद का पिता कहते हैं, यकीन है ये बात स्पष्ट है, क्योंकि जो फांसीवाद की मूल बातें हैं वो हमें काम मिलती है प्लेटोवाद। फिर भी दोनों में कुछ अंतर है, क्या क्या अंतर है समझने का प्रयास करेंगे। देखो, प्लेटोवाद है वो नैतिकतावादी दर्शन। प्लेटो नैतिकता पर बहुत ज्यादा बल देते हैं और अपने कर्तव्य पालन के प्रेरित करते हैं, नैतिकता को सर्वोच्च स्थान देते हैं। आपने देखा होगा न्याय की अवधारणा में देखी, आदर्श राज्य की अवधारणा देखी, या फिर आप दार्शनिक शासक की अवधारणा में देखी, स्पष्ट तौर से सब नैतिकतावादी कर्तव्य पालन पर बल देते हैं। और यही नहीं, उन्होंने अपना जो सिद्धांत बताया न्याय, कि न्याय हमारे आत्मा की अंतर्वस्तु है, आत्मा का गुण है, बाह्य तत्व नहीं, आंतरिक गुण। इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन फांसीवाद नैतिकतावादी तत्व को बिल्कुल नहीं देता, उसका कोई लेना देना नहीं, उसका राज्य सर्वोच्च है, नेता सर्वोच्च है, राज्य के आज्ञा के पालन के अलावा कुछ नहीं है। वो इसी प्रकार से नैतिकवादी नहीं है, अनैतिकतावादी। ठीक है। दूसरी विवेकवादी, आपने देखा होगा कि प्लेटो का दार्शनिक विचार किस रूप से संपन्न है, विवेक संपन्न है, बुद्धि संपन्न है। आप उसकी शिक्षा योजना को देख समझा, उसमें भी बिल्कुल स्पष्ट तौर से किया गया है, स्पष्ट बातें बताई है कि एक लंबे समय तक शिक्षा अर्जित करने के बाद, क्योंकि आप देखिए 35 वर्ष तक तो सैद्धांतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और 35 वर्ष के बाद में आगे के 50 वर्ष तक, यानी वो समझे कि 15 वर्ष हो, 35 प्लस 15 वर्ष तक वो व्यवहारिक शिक्षा को अर्जित करते हैं। 50 वर्ष तक शिक्षा अर्जित करने के बाद में वो अपने राज्य की शासन व्यवस्था को संभालता है। कौन? शासक। तो वो विवेक पर सबसे ज्यादा बल है। और आपको पता होगा कि अपने गुणों के आधार पर ही सब कुछ विभाजित है, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक, जिसमें जिस गुण की प्रधानता होती है उस गुण को सर्वोच्च स्थान देते हैं। तो आप समझिए कि प्लेटो का जो दर्शन है, प्लेटो का जो गुण भाव है वो विवेकवादी। यहाँ पर विवेक का विरोध किया जाता है। जो भी राज्य का नेता, राज्य का शासक है, वो कैसे गुणों से संपन्न है वो नहीं देखता है। बस उसका आदेश ये होता है कि मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मेरा जो आदेश है उसको आप पालन कीजिए, और जिसने भी मेरे आदेश का उल्लंघन किया तो उसकी जो शासक है उसके अनुसार उसको सजा मिलेगी। कहने के तात्पर्य यहाँ पर विवेकता को महत्व या विवेक के मूल तत्व को स्थान नहीं दिया गया। अगला है संयम पर बल। आप देखिए, शासक देखिए और उसके जो विचार देखिए और गुणों के आधार पर उसके फलवाद बोलते हैं, कहीं पर भी अराजकता नहीं दिखती, कहीं पर भी उतावलापन नहीं दिखता है, शांति के साथ समृद्धि की ओर बढ़ता है। ठीक है। और यहां पर दमन पर बल दिया जाता है। यहां पर किसी भी आप विरोध जता राज्य में आपको वो दमन होगा। आपको ये भी नहीं पूछा जाएगा कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मेरा पक्ष क्या है, मेरा पक्ष को सुनिए, नहीं। यहां पर कॉर्पोरेट दमन है। दुनिया का, हिटलर का, मुसोलिनी का, या जितने भी साम्यवादी जो पुरुष शासक हुए, तानाशाह शासक हुए, जो इन विचार पर यकीन करते थे, वहां पर इतिहास उठा के देखेंगे तो आप दमन पर ही बल दिया सबसे ज्यादा देते हैं। ठीक है। दूसरा साम्यवाद का संबंध। अब साम्यवाद मैंने आपको बताया कि प्लेटो का साम्यवाद केवल राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। लेकिन आज के जमाने की जितनी भी जो साम्यवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा में जो मूल तत्व है वो आर्थिक अर्थात आर्थिक विषमताओं को दूर करने की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर केवल राजनीतिक स्वरूप है, अर्थात अभिभावक वर्ग, संरक्षक वर्ग, शासक और सैनिक वर्ग, इनके लिए ही साम्यवाद का समर्थन किया। और इस प्रकार का समर्थन किया है ताकि राज्य में शासन व्यवस्था, राज्य का जो स्वरूप है अच्छे ढंग से चल सके। ठीक है। दूसरा, ये साम्यवाद का विरोध करता है, क्योंकि साम्यवाद, आधुनिक जो साम्यवाद है वो क्या कहता है, राज्य विहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। और ये तो फांसीवादी है, वो तो सबसे पहले चाहता है राज्य किसको स्वीकार करता है, राज्य को। तो राज्य के बिना तो संभव ही नहीं, राज्य के बिना तो फांसीवाद संभव ही नहीं है। तो ये तो राज्य पर बल करता है और साम्यवाद किस पर कहता है, राज्य के विरुद्ध करता है, राज्य की बात करता है। तो बिल्कुल साम्यवाद के लिए फांसीवाद पूरा विरोध करते हैं। दूसरा, शांति पर बल।
ये प्लेटो नहीं चाहते हैं। आप देखो तो प्लेटो क्या कहते थे कि हमेशा राज्य सीमित होना चाहिए, राज्य का क्षेत्रफल सीमित होना चाहिए, जनसंख्या भी सीमित होना चाहिए, ताकि उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो उनको पूर्ण हो सके, ठीक है, और शांति से अपने जीवन यापन कर सके, किसी प्रकार का कोई अराजकता का माहौल नहीं बने। ये क्या कहता है, युद्ध पर बल देता है। राज्य को हमेशा युद्ध के बारे में सोचना चाहिए, राज्य को युद्ध के बारे में विचार करना चाहिए। कहते हैं ना, बुद्ध के कहते हैं कि स्त्रियों का जो मूल लक्षण क्या है, अपना मातृत्व यानी बच्चों का पालन पोषण, बच्चों को लाड प्यार वाली बातें करते हैं, और राज्य क्या करना चाहिए, युद्ध। इसलिए युद्ध का बहुत प्रेरक है, युद्ध का अनुगामी होता है कौन, फांसी। यहां पर प्लेटो महोदय शांति पर अनावश्यक युद्ध नहीं। ठीक है कि अगर आपके नगर राज्य पर, आपके राज्य पर युद्ध हो गया है, हमला हो गया है, तो उसका प्रतिकार करना पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक युद्ध पर वो यकीन नहीं करते, शांति पर बल देते हैं। अगली है आत्मनिर्भर और छोटे नगर राज्य। प्लेटो का विश्वास था कि अपनी जो मूलभूत आवश्यकता होती है उनका स्वयं उत्पादन करके हम अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखें। अगर राज्य छोटे होंगे तो ये हमारा लक्ष्य हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है। आई बात कि हमारे, आप देखो उन्होंने अपना जो विभाजन किया है गुणों के आधार पर, विवेक संपन्न व्यक्ति राज्य का संचालन करेगा, सैनिक अर्थात जो सहस्त्र वर्ष से जुड़ा हुआ वर्ग हुआ वो सैनिक वर्ग इन नगर राज्य की रक्षा करेगा, शासन व्यवस्था रक्षा उनकी जिम्मेदारी विभाग को देती, और जो आत्मनिर्भर अर्थात उनकी जो खाद्यान्न की या और भी जो आवश्यकता होती है अपने राज्य में वो उत्पादक वर्ग को देते। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार से विभाजन करके छोटे राज्यों की संकल्पना को स्वीकार करके उसने इस राज्य का प्रतिपादन किया, बड़े राज्यों में नहीं करते। लेकिन जो फांसीवादी होते हैं वो साम्राज्यवादी होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा विस्तार कैसे हो सके इस पर यकीन करते हैं, ठीक है, और बड़े राज्यों को बदलते हैं। अब देखो जर्मनी आप देखेंगे, जर्मनी इतिहास उठा के देखो कि हिटलर के नेतृत्व में वो कितना अपने युग का आधिपत्य जमाना चाहता है, मूल भाव क्या फांसीवादी का विचार, वो अपने राज्य का बहुत बड़ा विस्तार करना चाहता है, वो छोटे राज्य में नहीं करता, वो बहुत बड़े साम्राज्यवादी विचारधारा में, इस साम्राज्यवादी विचार में यकीन करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। अंत में अपन समझेंगे कि प्लेटो का पूरा संपूर्ण जो दर्शन है वो एक आदर्शवादी है, वो चाहता है कि मैं ऐसे राज्य की ऐसी बातें सबको स्वीकार करना चाहता हूं। मूल भाव आदर्श शब्दों में विश्वास करते हैं, लेकिन फांसीवाद आगे खोलकर चलते हैं, उसको यथार्थ जो वास्तविकता है उसके प्रति वो प्रेरित होते हैं, जो वास्तविकता है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो कह सकते हैं कि ये दोनों दर्शन है, ये आदर्शवाद पर निर्भर है और ये यथार्थवाद यानी वास्तविकता पर विश्वास करने वाला, ठीक है। तो ये हमने देखा कि प्लेटो और फांसीवाद यानी प्लेटो के विचारों में और फांसीवाद के विचारों में किस प्रकार से भिन्नता है। हमने देखो समानताएं देखी, अभी असमानता देखी। इस प्रकार से कभी भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो पूरी तरह से विश्लेषण करके इसको अच्छे ढंग से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं।